आइसलैंड से 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यूएस नेवी के बेस पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली थी जिसका आइडिया किसी को भी नहीं था। बैटलशिप पर मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन कुक डोरिस मिलर सूरज निकलते ही ऑफिसर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पर डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस पर सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि पूरा आसमान जापानीज एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर तो जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे देश पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरिस मिलर जैसे कुक को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक क्यों किया। दोस्तों, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके बारे में अमेरिका आज खुलकर बात करता है। हुआ कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे, जिसकी एक साइड पर जर्मनी इटली थे और दूसरी साइड पर ब्रिटेन नीदरलैंड और फ्रांस। इस युद्ध में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रहना चाहता था। पर एक देश था जो अमेरिका को लगातार परेशान कर रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने पड़ोस के देशों पर लगातार कब्जा कर रहा था ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े एरिया पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर मुद्दा ये था कि मलेशिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज पर जापान को और देशों का कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की यह हरकत देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल तो अमेरिका से ही इंपोर्ट किया जाता था। अमेरिका ने इसके सामने ये डिमांड रखी कि पहले उसको चाइना से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए उस समय ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि जापान ने हिटलर की सपोर्ट होते हुए भी अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बिना जापान का होल्ड वैसे भी कम हो जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फोर्स नहीं हटाएगा बल्कि अंदर ही अंदर उसने ये प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर अपना कब्जा करेगा। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इंडोनेशिया उस समय नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह से ये पता था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया
तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। क्योंकि जापान के पास ऑयल रिजर्व्स तेजी से खत्म होते जा रहे थे और अब उनके पास हमला करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने ये फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करेंगे और पूरे बेस को ही उड़ा देंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर पाएगा। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी कर चुका था। उसने अपनी फील्ड तैयार करना शुरू भी कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरान कर देने वाले 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट करियर की हेल्प से पर्ल हार्बर की तरफ मूव करने को कहा गया। और दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो 8 बैटलशिप, 49 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान के हमले को नाकाम करने के लिए ये फोर्स काफी थी। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि अमेरिका को इस हमले की खबर पहले से हो। जापान ये अटैक सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापान के कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी तरह की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर 2 अलग अलग ग्रुप्स में हमला कर दिया। अमेरिकन्स जो इस हमले से बिल्कुल अनजान थे, उन पर तो जैसे आफत ही आ गई थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने बमों की बारिश कर दी। 45 मिनट तक वे पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले अमेरिका को ये लगा कि हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट के बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची नेवल बेस पर दोबारा अटैक करके तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे 15 मिनटों तक ये हमला चलता रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को खड़े खड़े ही तबाह कर दिया गया था। जमीन को आग ने और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डॉरिस मिलर भी था। एक जापानीज टॉर्पीडो मिसाइल उनकी शिप पर आकर टकराया, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर्स घायल हो गए। डॉरिस ने अकेले घायलों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर हमला कर दिया और उसने बगैर ट्रेनिंग के 6 जापानीज प्लेन मार गिराए। जबकि इस हमले में जापान ने 29 एयरक्राफ्ट गंवाए थे। डॉरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड नेवी यूएस का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 1 घंटा 15 मिनट तक अटैक करने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, मगर अब वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में खींच चुके थे। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीने तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को रिस्टोर करने में लगा रहा। कुछ शिप शैलो वाटर पर डूबी हुई थी जो रिपेयर के लायक थी। 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था।
जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं करी। अगले 4 साल तक अमेरिका और जापान की खतरनाक लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी तरह हार नहीं मान रहा था। अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड यूज कर लिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर पर बोइंग P-29 सुपर फोर्टिस क्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 किलो वजन का लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। ठीक 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री तक पहुंचा दिया। ये इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था, जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 467 केजी के इस बम के गिरते ही उसने इस शहर को तहस नहस कर दिया। ये वो 2 न्यूक्लियर बम थे जो इंसानों पर होने वाले पहले और आखिरी बम थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा नागासाकी के 2,60,000 लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम तक पहुंची और इसका अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।